ठीक है। अब यहाँ पे आज जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट और HTML CSS वगैरह आपने पढ़ ली है। HTML में मैंने बताया था कि आप स्ट्रक्चर एक क्रिएट करते हो और उस स्ट्रक्चर पे आप एक बिल्डिंग की एग्जांपल लेकर स्टार्ट से चल रहे हैं कि आप सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर स्ट्रक्चर की आप कुछ उसमें स्टाइलिंग करते हो, कुछ डिजाइन बनाते हो, कुछ उसको खूबसूरत बनाते हो CSS के थ्रू। और अब आ रही है हमारे पास जावास्क्रिप्ट, उस स्ट्रक्चर के अंदर या जो भी हमने ऑब्जेक्ट एक बनाया है उसको वक्त आ गया है कि उस वो ऑब्जेक्ट हमसे अब इंटरेक्ट करे। ठीक है। आपकी जो वेबसाइट चाहे जितनी मर्जी खूबसूरत हो HTML CSS में, इन दी एंड वो एक डेड बॉडी है। ठीक है, उसको कहा जाएगा कि वो एज अ डेड बॉडी कंसिडर की जाती है, उसमें जान नहीं होती। जब तक आपकी वेबसाइट आपसे इंटरेक्ट ना करे ना, आपके फॉर्म्स आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप वहां पे पासवर्ड डाल रहे हो और आपको एक मैसेज शो नहीं हो रहा कि वीक पासवर्ड है या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, किस तरह की फंक्शनलिटी नहीं है आपकी वेबसाइट में, तो वो वेबसाइट फिर किसी काबिल नहीं है। वो जस्ट एक देखने के लिए एक चीज है कि एक फॉर्मेट एक नजर आ रहा है आपको, शायद खूबसूरती भी नजर आ रही है, कुछ ट्रांजिशंस भी लगी हुई हैं, आपने एनिमेशन लगा दी CSS से, बहुत अच्छी बात है। आपकी वेबसाइट जब तक आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रही ना, जब तक आपकी वेबसाइट आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रही, वो एक डेड बॉडी कहलाएगी। और इंटरेक्ट करवाने के लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट की सबसे पहले तो कुछ हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है। कुछ इंट्रोडक्शन पहले स्टार्ट में होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बारे में आप पढ़ सकते हो कि ऑफन एब्रीविएटेड एज JS। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी JS लिखा है। इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोर टेक्नोलॉजी ऑफ द वेब। तो जावास्क्रिप्ट ऑफन हमारे पास यूज होती है, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होती है और वेब एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होती है। दोनों चीजों के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए उसके डिफरेंट, फिर वहां पे फ्लटर है, एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से मोबाइल एप्लीकेशन बनती है। वेब के लिए HTML CSS स्टार्ट में यूज होती है, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट। लेकिन जावास्क्रिप्ट हर जगह यूज हो रही है, फ्लटर में भी, मोबाइल ऐप की साइड पे भी और वेबसाइट की साइड पर भी मोबाइल जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज हो रही है। अब यहाँ पर आ रहा है कि 99% ऑफ वेबसाइट्स यूज जावास्क्रिप्ट ऑन द क्लाइंट साइड फॉर वेब पेज बिहेवियर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 99% जो वेबसाइट्स हैं वहां पे जावास्क्रिप्ट यूज हुई हुई है क्लाइंट साइड पर। क्लाइंट साइड ब्राउजर साइड को हम कहते हैं, ये जो आपको इंटरफेस नजर आ रहा है ये क्लाइंट साइड है आपका। ठीक है, ये इंटरफेस है। तो बस इसको इसी तरह भी समझो, मैं ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। तो जावास्क्रिप्ट 99% वेबसाइट्स में यूज होती है। जो हम इस वक्त एडिटर पे काम कर रहे हैं VS कोड, ये भी जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है, इसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज हुई है इसको बनाने के लिए। तो ये जो VS कोड सॉफ्टवेयर है इसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज हुई है। फिर उसके बाद जितने भी आपके ब्राउजर्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है वेब ब्राउजर्स हैव अ डेडिकेटेड जावास्क्रिप्ट इंजन दैट एग्जीक्यूट्स द क्लाइंट कोड। हर एक ब्राउजर में, चाहे वो मोजिला हो या चाहे वो एज हो, चाहे वो क्रोम हो, कोई और हो, जितने भी ब्राउजर्स हैं हर एक ब्राउजर में एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो कि जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाता है। जावास्क्रिप्ट रन होती है जहां पे हर एक ब्राउजर में एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करता है। तो इसके अलावा फिर हमारे पास फर्दर चीजें हैं। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरा अपने इसी ब्राउजर के ऊपर, जिस तरह HTML CSS हमारी रन हो रही थी, जावास्क्रिप्ट भी रन हो सकती है। और एक ये बहुत ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज तो है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज है। पावरफुल से मुराद है ही ये कि ये बहुत ज्यादा यूज होती है, इसके बगैर जो है वो वेबसाइट वेबसाइट ही नहीं है, वो एक डेड बॉडी है जिस तरह से मैंने बताया। और आपकी वेबसाइट जब तक आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रही वो एक डेड बॉडी ही कंसीडर की जाएगी। और इंटरेक्शन से मुराद मेरी यहाँ पर ये है कि मैं बटन के क्लिक पे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ रिटर्न हो, कोई ना कोई आउटपुट तो मिले इस क्लिक के ऊपर। अभी तक हमने फॉर्म एक बनाया, उस फॉर्म में आप डाटा फिल आउट कर रहे हो, उस फॉर्म के बटन को सबमिट कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा। सही है, आप गलत ऐड कर रहे हो, ठीक ऐड कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। HTML का आपने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा दिया इनपुट फील्ड पे, वो अगर खाली जा रही है तो एक मैसेज शो हो रहा है कि ये रिक्वायर्ड है फील्ड, इसको आप फिल आउट करें। तो वो भी क्या है कि एक डेड बॉडी है वो, HTML की अपनी फंक्शनैलिटी है, वहां पे रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट दे रहा है। तो जावास्क्रिप्ट का कोई काम हुआ हुआ नहीं है अभी तक आपके इस प्रोजेक्ट में। तो जावास्क्रिप्ट को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ना है। अगर दो लैंग्वेज, मैं समझता हूँ दो लैंग्वेजेस ऐसी हैं, एक है C++ और एक है जावास्क्रिप्ट। ये दो में से एक लैंग्वेज भी अगर आपको आ जाए ना, तो कोई ऐसी प्रोग्रामिंग फिर इसके बाद बैकएंड या फ्रंट एंड की कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कि आपको फंसा सकती है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, या जावास्क्रिप्ट सीख लो या C++ सीख लो। C++ हम यूनिवर्सिटी साइड पे सीखते हैं, वो वहां पे पढ़ाई जा रही है, वो बहुत पुरानी है। जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी न्यू है। और जावास्क्रिप्ट का जब ये आई थी सबसे पहले, जब लॉन्च हुई थी, तो जावास्क्रिप्ट का नाम था लाइव स्क्रिप्ट। ठीक है, 1994 की ये गालिबन बात है, लाइव स्क्रिप्ट नाम था इसका। फिर उसके बाद जो है वो इसका नाम बाद में, उस टाइम पर एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी जावा के नाम से।
जिसका नाम लेते हैं आप लोग सुनते भी होंगे। तो एक तो कंफ्यूजन रहती है जावा और जावास्क्रिप्ट में कि जावा और जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावा और जावास्क्रिप्ट सिमिलर चीज नहीं है, डिफरेंट चीजें हैं। जावा अलग पर्पस के लिए यूज होती है, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है। तो उस टाइम पे एक बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज थी जावा के नाम से, तो ये लाइव स्क्रिप्ट जो थी इसका नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपने कुछ नाम सुने होंगे, ES6, ES7, ES4, ES5। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के वर्जन हैं। इस वक्त हमारे पास जो करंट वर्जन चल रहा है वो आई थिंक ES7 है, जहां तक मुझे याद पड़ता है 6 है या 7 है इसी तरह, या फिर 6 है या 7 है। तो ये ES का मतलब है एक्मा स्क्रिप्ट। तो एक कम्युनिटी है एक्मा के नाम से, उस कम्युनिटी ने ये वर्जन बनाए थे और बहुत अरसे तक, इवन 2011 तक आई थिंक, कोई भी जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन नहीं आ रहा था। मतलब वर्जन 5 के बाद, ES5 के बाद नया कोई भी वर्जन आ ही नहीं रहा था जावास्क्रिप्ट का। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर वर्जन है ना जावास्क्रिप्ट का वो है ES6, और ES6 के बाद वाले हैं जो है आए हैं। क्यों? क्योंकि जब एक चीज के 4-5 साल तक कोई वर्जन ही नहीं आएगा तो वो चीज फिर जाहिर है जब एक आएगा वर्जन एक टाइम के बाद, तो वो जाहिर सबसे ज्यादा पॉपुलर वही वाला वर्जन होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे काम ही नहीं हो रहा था इतना ज्यादा, तो कोई वर्जन ही नया नहीं आ रहा था, कोई नई चीज आई ही नहीं रही थी। फिर एक्मा कम्युनिटी वालों ने एक नया वर्जन लॉन्च किया, उन्होंने कहा भाई हम इसका जिम्मेदारी लेते हैं और जावास्क्रिप्ट को अब से हम खुद मेंटेन करेंगे। जिस तरह से अब रिएक्ट जेएस है उसको मेंटेन फेसबुक वालों ने किया हुआ है, मेटा वालों ने खुद उसको मेंटेन किया हुआ है। फेसबुक पे भी यूज हुई है रिएक्ट जेएस, और फेसबुक वालों ने ही लॉन्च की थी रिएक्ट जेएस, और अभी तक मेंटेन वही कर रहे हैं। मेंटेनिंग का मतलब है नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में, और उसमें नया कोई वर्जन ऐड हो रहा है। वर्जन आता ही तब है जब नया कोई फीचर आता है। सही है। तो जावास्क्रिप्ट के ES6 और ES7 सबसे ज्यादा पॉपुलर ये वर्जन है। इसके अलावा जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं खासतौर पे वो ये होते हैं कि ES6 क्या है, ES7 क्या है। ये चीज लाजमी पूछ ली जाती है इंटरव्यूज में कि क्या आपको ES6 वाली जावास्क्रिप्ट आती है। इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। अव्वल तो अब नहीं होते, लेकिन ES के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप बताओगे कि भाई एक्मा कम्युनिटी वालों ने ये जावास्क्रिप्ट के कुछ वर्जन डिफाइन किए थे, तो ES6 एक वर्जन है, ES7 भी एक वर्जन है। तो जस्ट इतनी ये बात है, इसके अलावा इसमें ज्यादा घूमने की या कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये चीजें हमने देख ली। अब यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ बाहर, और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। राइट क्लिक कर लो और यहाँ पे न्यू पर क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग के नाम से। जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग के नाम से एक मैंने बना लिया यहाँ पे फोल्डर। एक फोल्डर आप जस्ट क्रिएट कर लोगे, इस फोल्डर को आप अपने VS कोड में ओपन कर लो। एक नया तरीका आज बता रहा हूँ, VS कोड में वहां से ओपन करके भी हम ओपन फोल्डर करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं फोल्डर में जाके। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे ओपन विद का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करो यहीं पर ऊपर आओ, ये जो आपको जहाँ पे जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इस पर आके क्लिक करो, ये पूरा पाथ आ जाएगा। यहाँ अगर आप लिखो CMD कमांड प्रॉम्प्ट के लिए यूज होता है। CMD लिखोगे, एंटर कर दोगे यहाँ पे, तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट ये कहाँ गया हुआ है, C ड्राइव के अंदर ये कह रहा है यूजर्स का एक फोल्डर है, उसके अंदर एडमिन का एक फोल्डर है, उसके अंदर डेस्कटॉप का फोल्डर है, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग का फोल्डर है, जो कि जिसमें मैं हूं, वहीं से CMD से ओपन किया ना। तो यहाँ आकर आपने डायरेक्टली लिखना है कोड स्पेस डॉट, ठीक है, एंटर कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास VS कोड में यही वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका है, आप VS को डायरेक्टली ओपन करके अपने फोल्डर को ओपन कर लो। लेकिन वो उसमें ये होता है कई बार फोल्डर अगर ज्यादा डायरेक्टरीज हैं तो मिल नहीं रहा होता, या कुछ इश्यूज होते हैं, तो ये एक थोड़ा बेहतर तरीका है, इस तरह से ओपन कर लो। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग का फोल्डर ओपन हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जावास्क्रिप्ट किसी भी उस पर रन हो सकती है, किसी भी ब्राउजर पे। मैंने जिस तरह से बताया हर एक ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट इंजन मौजूद है, तो जावास्क्रिप्ट रन हो सकती है। अब दो साइड्स होती है, एक होती है क्लाइंट साइड, एक होती है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड तो आपकी ब्राउजर साइड है ना, ये सिर्फ क्या है, फ्रंट एंड लॉजिक के लिए। ये वाली जावास्क्रिप्ट जो अभी आप पढ़ रहे हो ये है फ्रंट एंड लॉजिक की जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ काम करोगे आप। जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा फ्रेंडली है, ये HTML CSS के साथ आराम से अटैच हो जाती है। HTML CSS के साथ आप लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट को। ये है फ्रंट एंड वाली जावास्क्रिप्ट। शुरू में थी फ्रंट एंड वाली जावास्क्रिप्ट बस, ठीक है, जब स्टार्ट में 1994 से जो चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद 2009 में आया हमारे पास Node.js। Node.js ने क्या कहा, Node.js ने आके कहा कि भाई मैं हूं अब से जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट, और मैं जावास्क्रिप्ट को अब सर्वर साइड पे भी चलवाने में आपकी हेल्प करवाऊंगा। यानी कि बैकएंड की लॉजिक के लिए भी अब जावास्क्रिप्ट मैं आपकी हेल्प करूंगा, अब आप बैकएंड पे भी लिखो जावास्क्रिप्ट की लॉजिक। तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड पे यूज नहीं होती, जावास्क्रिप्ट बैकएंड पे भी यूज होती है। आप आगे जाओगे जब, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ React.js, Node.js वगैरह, वहां पे भी आप जाओगे तो जावास्क्रिप्ट Node.js ही चला रहा है सारे प्लेटफॉर्म को। बैकएंड सारी लॉजिक Node.js के थ्रू हो रही है। हम बैकएंड करते हैं जावास्क्रिप्ट में Express.js के थ्रू,
तो एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का ही एक कोर मॉड्यूल है। तो नोड जेएस ही रन टाइम एनवायरनमेंट है। रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है नोड जेएस जिसकी मदद से जावास्क्रिप्ट बैकएंड पे लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की लॉजिक्स लिख रहे हैं बैकएंड लॉजिक के लिए। सही है। तो जी सर ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर एक आपके पास आपका फोल्डर मैंने बना दिया जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग के नाम से। आप लोग भी इसी नाम से एक फोल्डर अपने पास बना लेना। और यहाँ पर कुछ VS कोड में अगर मैं चेंजेस करना चाहूँ तो कलर थीम वगैरह यहाँ से, या फिर एक काम ये करो, आप यहाँ पे कुछ VS कोड की पहले बता देता हूँ, कुछ स्पेशल चीजें हैं VS कोड में भी। ये तो आ रही है आपकी फाइल्स का सेक्शन, इसको छोड़ दो अभी सोर्स कंट्रोल को। यहाँ पे रन एंड डीबग, इससे आपका कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि एरर्स में आप डीलिंग कर नहीं रहे हो, जस्ट स्ट्रक्चर बना रहे हो। यहाँ पे एक्सटेंशंस का ऑप्शन आ रहा है। एक्सटेंशंस ऑलरेडी बता चुका हूँ, लाइव सर्वर की एक्सटेंशन हमने की थी, यहाँ पे हुई हुई है गो लाइव, नीचे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ आप आ जाओ और यहाँ आके आप एक थीम यहाँ पे कुछ डाउनलोड कर लो, अगर मुझे मिल जाए तो जेलीफिश के नाम से एक थीम होती है, उसको आप यहाँ पे आके सर्च आउट कर लो। तो यहाँ पे आई थिंक ये वाली है, नहीं ठीक है, ये आपके पास थीम आ रही है। इस थीम को कर लेना, थोड़ा बेटर इंटरफेस मिल जाता है, यानी कि पूरा VS कोड ही अलग तरह से नजर आएगा। थीम है, कलर है, कलर फॉर्मेट है ऐसा कि जो कमेंट्स हो जाते हैं वो फिर अलग तरह से नजर आते हैं, और टेक्स्ट भी तो करना हो कर लेना, वरना अभी मैं यहाँ नहीं कर रही, मेरा पर्सनल सिस्टम नहीं है, ठीक है, एपटेक का है। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे फाइल बनानी है। यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल मैं बना रहा हूँ index.html के नाम से। मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली index.html के नाम से, एक फाइल क्रिएट कर ली। ये है मेरी क्या चीज है, HTML की फाइल है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फाइल है। यहाँ पे आके एक्सक्लेमेशन का यहाँ पे साइन बनाया, और ये बेसिकली ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं HTML का बॉइलिंग स्ट्रक्चर। ये है HTML का बॉइलिंग स्ट्रक्चर, जिसमें आपको हेड दिख रहा है, बॉडी दिख रहा है, यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, टाइटल वगैरह, और डॉक टाइप ऊपर लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट की ये टाइप है, ये सारी इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ आके आप पास करवा दो जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग। ये आपने टाइटल कुछ इस तरह से पास करवा दिया, और ये इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं गो लाइव पर क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये फाइल रन हो चुकी है, ऊपर जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग लिखा हुआ मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। गो लाइव की एक्सटेंशन सब लोग लाजमी अपने पास कर लेना। तो यहाँ पे W3 स्कूल खुल गया, यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रन कर लिया। अब यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है आपके पास, और पोर्ट नंबर एक डिफाइन है, इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, यानी कि HTML रन हो रहा है, जावास्क्रिप्ट रन नहीं हो रही है, HTML रन हो रही है। तो हमेशा रन तो आपकी HTML की फाइल ही होगी। सही, एक चीज तो बस हिफ्स कर लो, जो इंटरफेस आपको नजर आएगा, उस इंटरफेस को आप यहाँ पे HTML फॉर्मेट यहाँ पे देखोगे। बैकएंड में जावास्क्रिप्ट जहां भी कहीं लिखी हुई है तो वो फाइल में अपने जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में लिखी हुई होगी। तो ये चीज तो बस याद रखो। HTML दिख रहा है, यहाँ पे आके मैं सबसे पहले इस HTML की फाइल में आ जाता हूँ, एक H1 की हेडिंग पास करवा देता हूँ, और यहाँ आके मैं लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग। तो जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग की एक हेडिंग मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। सही है, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, जावास्क्रिप्ट कहाँ पे लिखूं? ठीक है, बात तो ये है ना कि जावास्क्रिप्ट लिखनी है। तो एक चीज करवाता हूँ, एक टेस्टिंग करवाता हूँ, मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे आ रहा है इंस्पेक्ट लिखा हुआ, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दो। ये वही जहां रिस्पॉन्सिव दिखते थे हम। यहाँ पे आओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेगा, इसमें एलिमेंट्स में आपको पूरा कोड मिल रहा है कि ये कोड आपने इस फाइल में लिखा हुआ है। सही है। उसके बाद यहाँ पे कंसोल का एक टैब बना हुआ है, कंसोल के टैब पर क्लिक कर दो, तो यहाँ पे इस तरह से एक कंसोल का एक एनवायरनमेंट सा बना हुआ है, और यहाँ आके मैं कुछ लिखता हूँ 5 + 5, एंटर करता हूँ, 10 आ रहा है मेरे पास। सही है। फिर 5 - 1 कर देता हूँ, 4 आंसर आ गया। फिर मैं मल्टीप्लाई भी करवा सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई का साइन 2, 10 मेरे पास रिटर्न होके दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिटर्न होके मुझे मिल रही है चीजें, तो ये एज अ कैलकुलेटर भी आप इसको यूज कर सकते हो भाई। ये कंसोल का जो टैब होता है आपके पास, कंसोलिंग अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके कि क्या है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक टर्म होती है console.log, उसको डिटेल में हमने पढ़ना है। वो क्या करती है कि वो कंसोल पे प्रिंट करती है, डीबगिंग के लिए यूज होता है वो। डीबगिंग का मतलब बग हम यहाँ कहते हैं एरर को, तो डीबग करने का मतलब है आप एरर का कोई रेजोल्यूशन निकाल रहे हो, तो यहाँ पे एरर्स हम यहाँ कंसोल में देखते हैं आके जावास्क्रिप्ट के। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के यहाँ पे मतलब कि इस कंसोल पे एग्जीक्यूशन हो रही है, एज अ कैलकुलेटर ये आपके पास वर्क भी कर रहा है। ये जैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं कुछ चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट को किस तरह से काम करना है इसको तो अब कर दो ना यहाँ से बंद, ये तो हो गया आपका काम। उसके बाद यहाँ हो गया, यहाँ आके एक सबसे पहले बनाओ फोल्डर, क्योंकि हर एक चीज को करने का ना एक होना चाहिए तरीकेकार और एक जो काम की तमीज। तो यहाँ पे आप फोल्डर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक फोल्डर बना लोगे JS के नाम का। ठीक है, आपने एक JS के नाम का फोल्डर बना लिया। उसके बाद यहाँ पे आप एक फाइल बना लो JS की। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ,
फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस के नाम से। सर बुक्स का बोला गया है, बोला है बुक्स वगैरह आप लोग यूटिलाइज करो, बुक्स ले आया करो, सही है। फिर उसके बाद फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस के नाम से एक यहाँ पे फाइल बना ली मैंने, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ आकर अभी कुछ इस तरह से एक खाली फाइल है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिस हो गई यहाँ पे, वो आगे थे कि जेएस की मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन यूज की है, जेएस जावास्क्रिप्ट, सही है। डॉट सीएसएस देख लिया, डॉट एचटीएमएल देख लिया, डॉट जेएस तक आप आ गए, मुबारक हो आपको, सही है। तो जेएस पे आ गए, तो एक फोल्डर बना लेना, उसमें सेपरेटली जावास्क्रिप्ट की सारी फाइल्स को रख देना, ठीक है, एक तरीके से। वहाँ पे एक पहली फाइल बनाई है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस के नाम से। जिस तरह से हमारे पास एचटीएमएल में एक हमें एक प्रोवाइड की गई है डॉक्यूमेंटेशन एचटीएमएल वालों ने की है, वो ये है कि वो कहते हैं कि पहली फाइल का नाम आप रखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इसी तरह सीएसएस के लिए एक आता है कि स्टाइल डॉट एचटीएमएल नाम रखो, जावास्क्रिप्ट के लिए भी आता है स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम रखो, लेकिन मर्जी है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो अभी फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बनाई है, कुछ इस तरह से मैंने डिनोट किया है इसको, फर्स्ट का एफ छोटा है और फिर प्रोग्राम क्योंकि साथ ही वर्ड है इसके, तो पी इसका बड़ा कर दिया प्रोग्राम का, सही है, इसी तरह लिखते हैं, सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ एग्जीक्यूशन करवाना चाहता हूँ, कुछ रन करवाना चाहता हूँ। तो पहले तो मैं ये बता दूं, ये तो मैंने बना ली है कि एक्सटर्नल फाइल, ये जावास्क्रिप्ट यहाँ भी XYZ जो भी देखूंगा जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो। एक जावास्क्रिप्ट होती है हमारे पास इंटरनल जावास्क्रिप्ट, और एक हमारे पास होती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे इनलाइन जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं होती। सीएसएस की हैं 3 टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। जावास्क्रिप्ट की होती है इंटरनल और एक्सटर्नल, बस। आप एक ही लाइन में जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर इंटरनल जावास्क्रिप्ट किस तरह से यूज होती है, एचटीएमएल की जो फाइल होती है ना, एचटीएमएल की फाइल के अंदर ही यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग यूज करके यहीं पर नीचे आप जावास्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दो, यहीं पर जावास्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दो, तो क्या होगी, इंटरनल जावास्क्रिप्ट कहलाएगी। यहां पर भी लिख सकते हो, और कंट्रोल एक्स अगर करूं तो टाइटल के नीचे भी यहाँ पे पास करवा सकते हो, कोई सर्टेन रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, सही है। तो आप कर सकते हो, इसकी मैं आगे भी एक एग्जांपल दूंगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के टैग में लिखी हुई जावास्क्रिप्ट इंटरनल जावास्क्रिप्ट कहलाती है, और अलग से फाइल में बनाई हुई जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कहलाती है। अगर अलग फाइल में काम कर रहे हो तो स्क्रिप्ट का टैग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक्सटेंशन होनी चाहिए डॉट जेएस। एक्सटेंशन है डॉट जेएस तो फिर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर तो इंटरनल कर रहे हो, एचटीएमएल ऊपर लिखा है, तो फिर तो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही जावास्क्रिप्ट अलग रखनी पड़ेगी, सही है। इसके बाद यहाँ पे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट में आती हैं, एक आती है एसिंक और एक आती है डिफर। इसको आपने बहुत गौर से देखना है, एक आती है एसिंक, एक आती है डिफर, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब यहाँ पर सीन ये है कि मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि मैं भी एक्सटर्नल फाइल को लिंक नहीं करवाता, मैं यहाँ पे ये जो नीचे स्क्रिप्ट का टैग बनाया यहीं पे लिखता हूँ CLG कर देता हूँ, console.log, इससे भी कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट मैं console.log कंसोल पे प्रिंट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। प्रिंट यहाँ ऐसे करते हैं, कोई चीज दिखानी होती है ना कंसोल पे, कंसोल टैब में वहां पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे, तो यहाँ पे console.log यूज होता है, तो इससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं console.log में प्रिंट करता हूँ अली, अली लिख देता हूँ, और यहाँ आता हूँ, अभी यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, जाहिर है कंसोल पर आएगा, यहाँ पे तो जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग की एक हेडिंग ही आ रही है, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, कंसोल पे क्लिक करता हूँ, अली लिखा हुआ नजर आ रहा है, सही है, अली इस तरह भी आ रहा है, इंटरनल की ये भी जावास्क्रिप्ट अली यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आके मैं स्क्रिप्ट के टैग को यहाँ पे कर देता हूँ कॉमेंट आउट, हटा दिया, कॉमेंट आउट कर दिया, और इस पूरे प्रोसेस को console.log के कोड को कॉपी करके फर्स्ट program.js में रख देता हूँ, अलग फाइल में रख देता हूँ। अब यहाँ आऊंगा ना, देखो नहीं नजर आ रहा कुछ, क्योंकि फाइल लिंक नहीं हुई है, फाइल लिंक भी तो करवानी है। तो यहाँ पे जिस तरह आप CSS में लिंक करवाते थे, लिंक कॉलन फिर CSS यूज होता था, यहाँ पे यूज होता है स्क्रिप्ट कॉलन SRC। किस तरह से, यहाँ पर आप आओगे टाइटल के बाद यहाँ आप लिखोगे स्क्रिप्ट SRC, सही है, इस तरह से दोबारा देख लो, आप लिखोगे स्क्रिप्ट, नीचे आपको सबसे मिल रहा है कॉलन SRC, डबल डॉट है, कॉलन कॉलन कहते हैं इसको, SRC, एंटर कर दो। इसके बाद यहाँ पे लिंक करवाओ, फाइल का नाम दे दो, फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट। अच्छा, अब वो फाइल पड़ी है JS के फोल्डर में, डायरेक्ट बाहर तो पड़ी नहीं है, तो इसके साथ इसका सिबलिंग क्या है, index.html का सिबलिंग क्या है, JS का फोल्डर, JS के अंदर वाली फाइल नहीं है, वो तो उसका चाइल्ड है अंदर का। आप क्या करोगे, सेम सिबलिंग के लिए यहाँ पे यूज होता है डॉट स्लैश, आप डॉट स्लैश लिखोगे, देखो वो अपना URL भी दे रहा है और फोल्डर का URL भी दे रहा है, बोल रहे फोल्डर पड़ा हुआ है साथ में मेरे। आप इस पे क्लिक करो, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे फर्स्ट program.js पे क्लिक कर दो, आपकी फाइल लिंक होगी।
यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आ रहा हूँ तो अब देखो अभी भी अली नजर आ रहा है मुझे लिखा हुआ, क्योंकि लाइव सर्वर पे अभी चल रहा है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रन हो रही है। यहाँ पे सिस्टम में इश्यूज नहीं है तो लाइव पे चला रहा हूँ। ठीक है, अली यहाँ पे प्रिंट होके आपके पास आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट तो आपके पास इंटरनली भी वर्क कर रही है, एक्सटर्नली भी वर्क कर रही है। अगर आपका बहुत बड़ा ब्लॉक ऑफ कोड है तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट करना, अगर छोटा सा कोड है जिस तरह भी यहाँ पे चंद लाइनें हैं, 4 5 10 लाइनें, तो इस पे यहीं पे कर सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, यहाँ पे एसईओ वगैरह की ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है, इतना तो ये तो हो गया आपका एक सिंपल में जावास्क्रिप्ट का क्या एक ओवरव्यू स्टार्टिंग में, कि भाई दो तरह की जावास्क्रिप्ट होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग जो पास करवाई है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस के नाम से, तो हेडिंग के अंदर फिर जो है वो कुछ होना भी चाहिए। तो इसमें तो ये तो कंसोलिंग आपने देख ली, एक तो आ रहा है आपके पास क्या कंसोल डॉट लॉग, ये किस पे है, कंसोल पर प्रिंट करने के लिए, कंसोल पर प्रिंट करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ पेज पर नहीं, कंसोल पर। इसको कर देता हूँ यहाँ से कॉमेंट आउट, कॉमेंट आउट किया, हट गया यहाँ से। यहाँ पे आके इसको कर दो बंद। आप यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या कह रहे हो आप कि एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से मुराद है HTML का डॉक्यूमेंट, उस पर लिख दो, राइट कर दो। क्या राइट करना है, अली राइट कर दो। अली राइट हो गया। अब अली तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, अली ऊपर आ रहा है, हेडिंग नीचे आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। एक चीज तो समझ आ गई कि डॉक्यूमेंट पे लिख रहे हैं, सही है। यहां आओ, कंट्रोल X करो, यहां रख दो, ऊपर से लिंक हटा के नीचे रख दो। यहां देखो अली नीचे आ गया। होता यह है कि जो हमारा कंपाइलर होता है ना, वो इस फाइल को रीड करता है, वो पढ़ता है इस फाइल को आगे। वो पहले पढ़ता है डॉक टाइप, फिर वो पढ़ता है HTML की लैंग्वेज है EN, इंग्लिश लैंग्वेज, फिर वो देखता है हेड टैग है, फिर बॉडी टैग। अब जब उसको लिंक ऊपर मिल रहा था तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को वो पहले पढ़ रहा था और डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करवा रहा था। ठीक है, अब नीचे बाद में आ रहा था, बॉडी के अंदर HTML बाद में पढ़ रहा था, तो अली पहले प्रिंट हो रहा था। जैसे ही इसको कट कर दिया, कट करके नीचे ले आया, तो HTML अब पहले पढ़ रहा है, वो जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग की हेडिंग पहले पढ़ रहा है और स्क्रिप्ट का टैग बाद में पढ़ रहा है। तो ये जस्ट डिफरेंस होता है कि कंपाइलर ऊपर से पढ़ना शुरू करता है और नीचे तक लाके इसको खत्म कर देता है। तो एक काम ही करता हूँ, कंट्रोल C करके वापस ऊपर रख देता हूँ। तो अली इस तरह से कुछ नजर आ रहा है। अब ये तो आपका एक बेसिक का पार्ट हो गया, इसको अब यहाँ से इसको कमेंट आउट कर दो। अब यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अब ये तीसरी एक टर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो क्या चीज है, यहाँ आपकी क्या है, हेडिंग है, ये जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग यहाँ लिखा हुआ है। मैं इस हेडिंग को एक आईडी बना रहा हूँ, आईडी पास करवा रहा हूँ हेडिंग के नाम की। बहुत गौर से देखना है ये, बहुत गौर से देखना है ये। एक हेडिंग के नाम की आईडी पास करवा दीजिए, सही है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ आता हूँ, इसमें तो हेडिंग में लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग। मैं चाहता हूँ ये जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग हट जाए और यहाँ कुछ और लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पे हेडिंग को मैं करता हूँ कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ आकर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें हेडिंग पास करवाई, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पास करवा रहा हूँ मर्न ट्रेनिंग। मर्न स्टैक होता है MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक डॉक्यूमेंट है मेरा, उसमें से उस एलिमेंट को गेट कर लो, यानी कि उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लो जिसकी आईडी क्या है, हेडिंग, और उसका इनर HTML उसमें भेज दो, मर्न ट्रेनिंग लिख दो। यानी कि जो लिखा हुआ है उसमें जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग, उसे हटा देना और मैं एक नया दे रहा हूँ कि अब मर्न ट्रेनिंग लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर आओ, जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग ही लिखा हुआ आ रहा है, ये तो चेंजेस हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही अब ये चेंजेस, यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, अब यहाँ आ रहा हूँ। अब हो ये रहा है बेसिकली कि सबसे पहले ये जो है ये आता है, ये पढ़ता है इस फाइल को, कंपाइलर जो है शुरू करता है रीड करना, वो डॉक टाइप से रीड करते हुए आता है यहाँ जैसे ही आता है वो इस फाइल को रीड करता है, डाउनलोड करता है, एग्जीक्यूट करवा देता है। अब एग्जीक्यूशन में जब वो इस फाइल के अंदर जाता है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस में, तो वो यहाँ देखता है कि एक डॉक्यूमेंट पे एक हेडिंग नाम की आईडी है, उसका अंदर ये टेक्स्ट मांग रहा है कि मर्न ट्रेनिंग कर दो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो उसको मिल ही नहीं रही, क्योंकि वो तो नीचे है ना, वो तो बाद में उसको पढ़ेगा तो बाद में उसको तो मिल नहीं रही उसको वो चीज, इसीलिए वो अपडेट नहीं कर रहा उसको। मैं क्या करूं, अगर मैं इसको यहां से कंट्रोल X कर दूं, यहां रखूं, अब मर्न ट्रेनिंग में अपडेट हो गया। क्यों, क्योंकि पहले उसको ये हेडिंग मिली, आईडी मिल गई, एक ऐसा एलिमेंट मिला जिसपे आईडी लगी हुई थी हेडिंग। बाद में वो स्क्रिप्ट पर गया, स्क्रिप्ट को डाउनलोड किया, देखा वहां पे ये हेडिंग भी मैच हो गई, यहाँ भी HTML में एक हेडिंग नाम की आईडी लगी हुई है,
और स्क्रिप्ट के अंदर भी मिल गई एक चीज, समझ रहे हो बात को। पहले उसने ये देखी हेडिंग, रीड किया कि भाई हाँ एक है हेडिंग जिसपे आईडी है हेडिंग के नाम की, फिर नीचे आया तो फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस को डाउनलोड किया अपने पास, एग्जीक्यूट करवा दिया उसको, एग्जीक्यूट करवाया, यहाँ आके जब पढ़ा तो देखा तो उसने देखा कि एक हेडिंग तो वाकई टारगेट हुई हुई है और वहां पे भी एक हेडिंग है, तो उसमें इनर एस्टीमेट भेज दिया, मर्न ट्रेनिंग भेज दी उसमें। तो ये होता है हमारे पास प्रोसेस। अब मैं कहता हूं कि भाई मैं यहां से कंट्रोल एक्स कर देता हूं, कंट्रोल बी से इसको करवा देता हूं पेस्ट, अब वापस जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग ही नजर आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या करता हूं, यहाँ पे मैंने जो बताया कि दो हमारे पास टर्म्स हैं, एक है एसिंक और एक है डेफर। स्पेल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक है हमारे पास एसिंक, एक है हमारे पास डेफर। ये दो टर्म्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको स्टार्टिंग से इस लॉजिक को लेकर चलना है कि एक चीज ऐसी है जो कि एसिंक है कि भाई वो आ रही है और इग्नोर हो जाती है फॉर एग्जांपल, और कहीं एक ये कुछ इसको इस तरह से समझो कि जैसे 10 लाइनों का कोड है, चौथी लाइन पर एरर आ गया तो आगे से बाकी कुछ चला ही नहीं, पांचवी लाइन भी नहीं चली, छठी भी नहीं चली, सातवीं आठवीं कुछ भी नहीं चली, ऊपर की बस चल गई। लेकिन अगर आपने जो है वो कुछ उसकी अप्रोच चेंज कर दी, कुछ ऐसे कीवर्ड्स लगा दिए कि भाई अगर मेरा एरर चौथी लाइन पे आ रहा है आप आने दो, लेकिन आप बाकी टेक्स्ट तो दिखाओ, मेरा जिसमें मसला नहीं है वो तो दिखाओ, अगर एक इंसान बुरा उसकी सजा दूसरे को क्यों दे हम। सही है, तो यहां पर मैं आगे लिख देता हूं, अभी हो क्या रहा है, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऊपर है, फिर एचटीएमएल पढ़ रहा है, तो जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग ही आ रहा है, चेंज हो ही नहीं रही, चेंजेस अप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। फिर भी मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ आगे लिख देता हूं ए सिंक, बस ए सिंक लिख रहा हूं, ए सिंक लिखता हूं, यहाँ आता हूं, क्या हो गया, मर्न ट्रेनिंग चल गया, मर्न ट्रेनिंग यहाँ पे अपडेट हो गया, ए सिंक लिख देने से क्या हुआ, यहाँ पे ए सिंक के कीवर्ड ने क्या करवाया कि इसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर दिया, उसने कहा कि भाई तुम जाओ पहले ये पढ़ लो, एचटीएमएल पढ़ लो, जावास्क्रिप्ट पे बाद में आ जाना, उस पार्ट को इग्नोर करवा दिया, हटा दिया वहां से बीच से, तो वहां से हट गया वो। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एसिंक हटाता हूं और यहां लिख देता हूं डिफर, डिफर लिख रहा हूं तो अब नहीं हो रहा, अब ये मर्न ट्रेनिंग ही आ रहा है मेरे पास, मतलब कि अपडेटेशन तो हो रही है, लेकिन अब प्रोसेस ये है बेसिकली कि अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग आ रहा है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो अगर हम कुछ ना लिखें तो इसकी स्टेट एसिंक की होती है, मतलब ये एसिंक पर ही होता है, एसिंक्रोनसली वर्क कर रहा होता है ये पूरा प्रोसेस। लेकिन आप डिफर लिख देते हो तो होता ही है जावास्क्रिप्ट वक्ती तौर पे इग्नोर हो जाती है और बाकी नीचे कंटेंट आपका शो हो जाता है। सही है, तो ये बस ये एक दो एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्या है एट्रीब्यूट्स, एचटीएमएल के ही एट्रीब्यूट समझ लो इनको आप, हैं जावास्क्रिप्ट के लेकिन एचटीएमएल के टैग है ना, ये स्क्रिप्ट एचटीएमएल के टैग है, लिंक जावास्क्रिप्ट हो रही है, टैग तो एचटीएमएल का है, तो इसके साथ आप एसिंक और डिफर के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। तो ये बस इतनी सी चीज थी बताने की। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ के जावास्क्रिप्ट मेरे पास ट्रेनिंग कुछ इस तरह से आ रहा है, मैं यहाँ के लिख देता हूँ एसिंक, तो मर्न ट्रेनिंग मेरे पास अपडेट हो गया। अब हो ये रहा है, पहले आके एचटीएमएल को पढ़ रहा है और फिर आता है यहाँ पे, पहले जब वो ऊपर से पढ़ना शुरू करता है देखता है कि स्पेसिंग लगा, इग्नोर करता है, नीचे जाता है, एचटीएमएल पढ़ के वापस ऊपर आ जाता है। सही है, ये हो गया आपका एक सिंपल सा ओवरव्यू, एसिक डिफर भी आपने देख लिया, जावास्क्रिप्ट का एक इंट्रोडक्शन भी हो गया। इसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर लाइक अ कंटेनर, वो एक कंटेनर की तरह होते हैं जो कि डाटा को अपने अंदर स्टोर करते हैं। अब कंटेनर आप इस तरह समझो, एक डब्बा है उसमें सामान रखा हुआ, बस इसलिए डब्बा एक बना लिया, उसमें आपने रख दिया सामान, बस इतनी लॉजिक है और कुछ नहीं है इसमें। सही है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये वाला काम हमने कर लिया, बस इतना सा काम था। यहाँ पे अब जो भी टॉपिक हम जिस भी टॉपिक पे पढ़ेंगे आगे जाके, उस टॉपिक की एक एचटीएमएल की फाइल बना करेगी और एक फाइल बना करेगी जेएस की फाइल। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ आकर मैं एक फाइल बना लेता हूँ वेरिएबल डॉट एचटीएमएल, वेरिएबल डॉट एचटीएमएल के नाम से क्या बना ली, एक फाइल बना ली, फिर एक मैं जेएस की फाइल बना लेता हूँ, वेरिएबल डॉट जेएस, दो मैंने फाइल्स बना दी, वेरिएबल डॉट एचटीएमएल, वेरिएबल डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से मेरा कोई काम नहीं है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, दो मैंने फाइल्स अपनी जो रेलेवेंट फाइल्स हैं, जो मेरे काम की फाइल्स हैं, उनको रख लिया यहाँ पे। वेरिएबल डॉट एचटीएमएल में मैं एचटीएमएल का बॉइलिंग स्ट्रक्चर ले आता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, और यहाँ आके मैं लिखता हूँ वेरिएबल इन जेएस, एक h1 की हेडिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ वेरिएबल जावास्क्रिप्ट, बस इतना काम कर दिया। सही है, अब इतना सा आपने प्रोसेस कर दिया, उसके बाद आप यहाँ हो गए और यहाँ आकर आप सबसे पहले तो इस फाइल को लिंक करवा लो, यहाँ आके आप लिखो स्क्रिप्ट
src, और इसके अंदर आप वहां पे पास करवा दो वेरिएबल डॉट, अच्छा एक मिनट, आप यहाँ पे लिखो डॉट स्लैश, आपका जेएस का फोल्डर आ रहा है, इसमें क्लिक करो, इसके अंदर वेरिएबल डॉट जेएस की फाइल आ रही है, उसको आप यहाँ पे लिंक करो, ये फाइल आपकी लिंक हो जाएगी। अब आप कोई ऐसी मैनिपुलेशन अब यहाँ नहीं कर रहे कि जिसमें आपके नीचे HTML को वो पहले पढ़े और फिर जावास्क्रिप्ट पे जाके चेंजेस करे, ऐसी कोई मैनिपुलेशन अभी नहीं कर रहे। आप चाहते हो HTML तो एग्जीक्यूट होगी क्योंकि HTML ही रन होनी है ब्राउजर पे, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट भी करना चाहते हो तो आपने इस तरह बस लिंक कर दिया, तो इसमें कोई वो मसला नहीं है। वहां तो मैंने चेंजेस करनी थी, नीचे HTML के कंटेंट में चेंज करना था, हेडिंग HTML की थी, उसके अंदर का टेक्स्ट बदलना था, तो ये सिंक और डिफर वगैरह ये कॉन्सेप्ट यूज किए थे। आप यहाँ आओ वेरिएबल डॉट जेएस में, यहाँ आके आप लिखो console डॉट लॉग, CLG लिख दोगे ना तो कंसोल मिल जाएगा आपको, एंटर कर दोगे console डॉट लॉग पूरा बना देगा VS कोड। यहाँ पर बस आकर, अगर आपके पास नहीं है तो कुछ इस तरह से एक्सटेंशंस में आके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना और 2-3 एक्सटेंशंस जो होंगी उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। एक ये आ रही है आपके पास, इसको इंस्टॉल कर लेना, मेरे पास तो कोई भी इंस्टॉल या नहीं है, फिर भी आप एहतियातन कर लेना, फायदा ही होता है इसका। ये देखो आ भी रहा है जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट्स, ES6 जो वर्जन है उसकी जो नई चीजें आई हैं वो मिल रही है आपको, तो यहाँ पर आ रहा है। अब ये console डॉट लॉग है, console डॉट लॉग में मैं कुछ इस तरह से प्रिंट करवा देता हूँ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये फाइल यहाँ रन हो रही थी, मैं एक काम ये करता हूँ, इसको करवा देता हूँ टर्मिनेट पोर्ट नंबर पर, एक मिनट ये हट जाए, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, मैं वेरिएबल डॉट HTML की फाइल पर आ जाता हूँ और यहाँ आकर इस फाइल को मैं रन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा गो लाइव पर, गो लाइव पे मैंने क्लिक कर दिया, ये फाइल मेरी यहाँ पे रन होगी, कंट्रोल X किया, इसको हटा दिया यहाँ से और अपने क्रोम ब्राउजर में आके यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। वेरिएबल डॉट जेएस की फाइल क्या हो गई मेरे पास, यहाँ पे रन हो गई, यहाँ पे हेडिंग एक मुझे शो हो रही है HTML की हेडिंग। कंसोल पर मैं यहाँ पर लिंक भी फाइल करवाई हुई है और कंसोल पर लिख कर आया हूँ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, ये भी यहाँ लिख कर आया हूँ। तो मुझे कंसोल पर जाना है, इंस्पेक्ट करवाऊंगा अपने आप को और यहाँ पे आऊंगा कंसोल पर, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट का आउटपुट भी मुझे मिल रहा है। तो यहाँ कुछ भी ऐड करता रहूँ HTML के अंदर, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट नीचे ऐड करूं, ऊपर करूं, जावास्क्रिप्ट अलग रख रहा हूं, ये अलग रख रहा हूं, कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर HTML के साथ इंटरेक्शन करवानी है तो वो फिर एसिंक और डेफर को यूज करोगे। अब इसके बाद ये तो आपने क्या करवा दिया, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। एक ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि एग्जैक्ट वो ही नजर आए जो आप लिख रहे हो, तो आप डबल कोट्स में लिखोगे ऐसे इनके बीच। मैं चाहता हूं अली एग्जैक्ट शो हो तो डबल कोट्स में लिखा जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आप एग्जैक्ट नहीं शो करवाना चाहते, आप उसमें कुछ मैनिपुलेट कर रहे हो, कुछ चेंजेस कर रहे हो या कुछ अलग चीज कर रहे हो, उसके लिए आप डबल कोट्स यूज नहीं करते, आप डायरेक्ट वर्ड्स लिखते हो। ये डाटा टाइप होती है स्ट्रिंग डाटा टाइप। ये जो डाटा टाइप है ना जिसमें डबल कोट्स के अंदर लिखा जाए टेक्स्ट, ये होती है स्ट्रिंग डाटा टाइप। डाटा टाइप अभी डाटा टाइप्स का एक पूरा अलग टॉपिक में बनाऊंगा और उसके ऊपर डाटा टाइप्स अलग से सिर्फ डाटा टाइप समझाऊंगा। आज का टॉपिक वेरिएबल्स है, डेफर, एसिंग, ये चीजें। तो फिलहाल के लिए इसको बस ऐसा समझो कि जो चीज एग्जैक्ट चाहिए ना, सेम टू सेम चाहिए। जिस तरह मैं चाहता था कि एग्जैक्ट लिखा हुआ है वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, तो मैंने डबल कोट्स में लिख दिया। मैं अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से कोई नंबर प्रिंट करना है, मुझे टेक्स्ट नहीं करना, नंबर करना है, मैं यहाँ आके लिखता हूँ 5, यहाँ आता हूँ 5 आ रहा है, इंटीजर है ना, इंटीजर के लिए डबल कोट्स की मुझे जरूरत नहीं है। तो जो भी इंटीजर एग्जैक्ट चाह रहा हूँ तो भी डायरेक्ट लिखूंगा, मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा, कोई उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर ये तो हो गया आपका सिंपल कंसोलिंग का पार्ट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप पहले ही देख चुके हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी सेम लॉजिक अप्लाई होगी। यहाँ अगर मैं आऊँ, यहाँ आके मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एग्जैक्ट सेम चीज प्रिंट करनी है, एग्जैक्ट वही चीज प्रिंट करनी है, डबल कोट्स वरना सिंपल इंटीजर। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आई एम अली प्रिंट होके आ रहा है, वहां पे ऊपर बेशक लिंक करवाई हुई थी फाइल, इसके ऊपर आ रहा है आई एम अली प्रिंट होके आ रहा है। किस पे, डॉक्यूमेंट पे प्रिंट होकर आ रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज किया है। यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, डबल कोट्स को, इस पूरे प्रोसेस को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ आके 55 कुछ लिख देता हूँ, तो 55 अब प्रिंट होकर आ रहा है। क्योंकि ये एक इंटीजर है तो स्ट्रिंग वैल्यूज नहीं आ रही, जस्ट 55 मुझे नजर आ रहा है प्रिंट होकर। जावास्क्रिप्ट फर्स्ट सेशन, ठीक है भाई। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर ये प्रिंट होकर आ रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करेगा। कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा, कंसोल पे प्रिंट करेगा। ये दो चीजें आपने देखनी है, इसके बाद में डिटेल में इन पे दोनों पे एक एक कर लूंगा, सही है।
ये तो आपने काम कर दिया, इसको आपने यहाँ से स्लैश करके इसको कमेंट आउट कर दिया, अभी आपको ये नहीं चाहिए। हो गई सर, हो गई ना जी। इसके बाद जी, इसके बाद यहाँ पे क्या करवाओ, एक वेरिएबल बना लो। अब वेरिएबल्स का टॉपिक हमारा है, मैंने वेरिएबल.js के नाम से फाइल बनाई है ना, तो वेरिएबल मेन है, वेरिएबल्स के ऊपर आना है। मैंने बताया वेरिएबल्स क्या है, दे आर लाइक अ कंटेनर, वो एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आपने क्या करवाया, सामान रख दिया, तो वो क्या हो गया, एक वेरिएबल बन गया। जावास्क्रिप्ट में आपने सामान रखना है एक जगह पे, एक तिजोरी है उसमें सामान रखना है, ताकि आप उसको कहीं ना कहीं यूज कर सको, फिर वापस निकाल कर सेव करनी है एक चीज। अलग से भी तो लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट और राइट में, लेकिन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, तो एज अ स्टोरेज, एज अ कंटेनर ये काम करेगा। अब यहाँ पे वेरिएबल्स आप बना सकते हो 3 तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर। 1994 से 2015 तक गालिबन एक ही तरीका था जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने का, वो था वार का कीवर्ड था जिसके थ्रू वेरिएबल बनता था। अब उसके बाद लेट और कॉन्स 2 और आ गए, वो एडवांस्ड हैं थोड़े। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इस तरह से लिखोगे वार, आपने बनाना है एक वेरिएबल, आपने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया एबीसी के नाम का, बन गया आपका वेरिएबल। ये क्या हुआ, ये हुआ ये है कि ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। इसको मैं कहूंगा कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मैंने वार लिख दिया है, वार के साथ अगर कोई चीज बनी है तो वो डिक्लेयर हो चुका है, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, एबीसी के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। मैं यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ एबीसी इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया, डिक्लेयर हो गया ऊपर और नीचे इनिशियलाइज हो गया, मतलब वैल्यू भी असाइन हो गई। तो ये जो इज इक्वल टू आपको नजर आ रहा है ना, ये इज इक्वल टू, अब प्रोग्रामिंग में इसको कोई भी इज इक्वल टू नहीं कहेगा, ये मैथ्स में इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यू असाइन करने के लिए काम आ रहा है। एबीसी जो ऊपर डिक्लेयर किया था उसको असाइन की है एक वैल्यू, उसको वैल्यू दी मैंने 1, यानी कि एबीसी के डब्बे में 1 लिख दिया, 1 डाल दिया मैंने, सही है। तो ये क्या है, इस तरह से कुछ कमेंट बना लेता हूं, इनिशियलाइज हो गया, ये ऊपर डिक्लेयर हुआ, नीचे आके इनिशियलाइज हो गया, सही है। अब इसके बाद इसको आप कमेंट आउट कर दो। 2 तरीके और हैं बनाने के, एक आप लेट लिखो एबीसी इज इक्वल टू 1, अच्छा एक मिनट हटा दो इसको यार, हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे एक लाइन में क्या किया, डिक्लेयर किया है, एक लाइन में नीचे आके इनिशियलाइज किया। आप एक ही लाइन में दोनों काम कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हो, एक ही लाइन में भी कर सकते हो। इसको हटाओ, यहाँ आके मैं लिखता हूं वार एबीसी इज इक्वल टू 1, क्या किया, एक ही लाइन में करवा दिया सब कुछ, डिक्लेयर भी और इनिशियलाइज भी। डिक्लेयर का मतलब होता है ना, आपने नाम एक डिक्लेयर कर दिया उसका कि भाई इस नाम का एक वेरिएबल बना दो, ये नहीं बताया कि इसको बना के इसमें ये रख दो। इनिशियलाइज में आपने क्या करवाया, डिक्लेयर हुआ था, आपने डायरेक्टली पास करवा दी वैल्यू। आप डायरेक्टली अगर आपका वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है तो आप इनिशियलाइज नहीं करवा सकते, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज है, ये आपको एरर नहीं देती, लेकिन जब ये एरर देती है तो आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, ठीक है। तो इसको बस एहतियात से चलना है हमने। यहाँ पे क्या आ रहा है, वार एबीसी इज इक्वल टू 1 आपने लिख दिया। अब एक ही लाइन में क्या हो गया, इनिशियलाइज भी डिक्लेयर भी। मैं यहाँ लिख देता हूं डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड, इस तरह से, सही है। मैंने डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड यहाँ पे पास करवा दिया। मैंने क्या, वार के थ्रू एक वेरिएबल बनाया, मैं यहीं पे लिखता हूँ clg console.log और एबीसी को इसके अंदर प्रिंट कर देता हूँ, सही है। यहाँ आ रहा हूँ 1 मिल रहा है आउटपुट में, मैंने तो एबीसी पास करवाया। एबीसी की वैल्यू यहाँ पे करता हूँ चेंज, 1 हटा देता हूँ, अली कर देता हूँ। अली एक अल्फाबेटिकल वर्ड है तो डबल कोट्स में लिखूंगा, नंबर्स में नहीं। अली आ रहा है प्रिंट होके, क्यों, मैंने जस्ट डब्बे में आके मटेरियल चेंज किया है, कंसोल तो किया हुआ है पूरा, तो जो भी यहाँ चेंजेस होती रहेंगी वो कंसोल पे आके प्रिंट होती रहेंगी, सही है। तो इसको हटा दो, अभी आपने डिक्लेयर करवा लिया, इनिशियलाइज करवा दिया एक ही लाइन में। आप वेरिएबल, ये तो हो गया वार। आप क्या करो, अब यहाँ नीचे आओ आप, और एबीसी की वैल्यू अली आप दे चुके हो, ठीक है। आप यहाँ आगे लिखो वार एबीसी इज इक्वल टू अहमद, सेम नाम से आपने एक और वेरिएबल बनाया, डिक्लेयर किया, उसी को इनिशियलाइज भी किया, दोबारा एक वैल्यू दे दी थी और दूसरी एक और दे दी। अब प्रिंट करो जरा इसको सीएलजी पे, आपने एबीसी लिखा यहाँ आके, हुआ ये कि अहमद प्रिंट हो गया, मतलब पुरानी वाली वैल्यू इग्नोर कर दी गई, नई वाली वैल्यू उसने यहाँ पे
ऐड करवा दी। तो ये तो तरीका सही नहीं है ना, ये तो हमारे एरर, ये तो हमारे पास इश्यूज भी आगे जाके कॉज हो सकते हैं कि पुराने को वो इग्नोर कर देता है। तो ये इसी मसले को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दो और कॉन्सेप्ट्स को लाया गया, दो और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आया गया इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। वो कॉन्सेप्ट्स क्या थे कि वो दो और ऐसे कीवर्ड्स लॉन्च कर दिए गए, एक लेट कर दिया गया, एक कॉन्स्ट कर दिया गया कि यार वार से तो मसले आते हैं, लेट और कॉन्स्ट है उससे अब करो काम। उनमें भी कुछ हैं, वो मैं अभी उनकी भी डिफरेंस बताता हूँ। वार से तो आप इनिशियलाइज और डिक्लेयर दोबारा करवा सकते हो और आपको कोई एरर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई मसला? कोई मसला नहीं। अब मैं काम ये करता हूँ, मैं वार हटा लेता हूँ। मैं इसको कर दिया मैंने कॉमेंट आउट, यहां से आता हूं मैं नीचे और यहां आकर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट एबीसी इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूँ अली, क्लोज करवा देता हूँ। फिर मैं यहाँ के लिखता हूँ लेट एबीसी इज इक्वल टू, यहाँ पे अहमद पास करवा देता हूँ। आप देखो एरर फौरन मिल रहा है, आपके रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं। अब अगर मैं इसको यहां से कमेंटिंग से हटा दूं, ऊपर वार वालों पे एरर नहीं आ रहे हैं, लेकिन लेट वालों पे नीचे एरर आ रहे थे। ये अब ऊपर वाले एनेबल किए हैं तो इसलिए नीचे से हट गए। मैं स्लैश कर देता हूँ, हटा लेता हूँ। देखो एरर थ्रो हो रहा है। मैं ब्राउजर पर आता हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, आइडेंटिफायर एबीसी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कि भाई एबीसी ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। आप डिक्लेयर दोबारा नहीं कर सकते लेट से, आप इनिशियलाइज दोबारा कर लो, नई वैल्यू दे दो उसको, डिक्लेयर मत करो भाई। डिक्लेयर का प्रोसेस क्या है, मैं यहाँ से लेट हटा देता हूँ, नई वैल्यू असाइन हो गई। मतलब बनाया तो ऊपर था, वैल्यू भी एली दी थी, लेकिन नीचे नई वैल्यू दे दी, लेट का वर्ड ही हटा दिया साथ से, तो डिक्लेरेशन तो खत्म हो गई, इनिशियलाइजेशन रह गई। अब सही है। अब यहाँ आता हूँ, अहमद आ रहा है, नई वैल्यू अब मिल रही है। तो ये है डिफरेंस वार में और लेट में। कॉन्स्ट तो अलग ही चीज है ना, कॉन्स्ट तो कहता है कि भाई मेरा राज चलेगा सिर्फ, अब तो तुम करके दिखा दो कुछ, ना तो डिक्लेयर करवाऊंगा ना इनिशियलाइज करवाऊंगा दोबारा, जो मर्जी करना है कर लो। यहां पर आओ, यहां आके आप इसको कमेंट आउट कर दो। तीसरी तरीके से वेरिएबल बनाओ, वो है कॉन्स्ट का वेरिएबल। आपने यहां लिखा कॉन्स्ट एबीसी इज इक्वल टू अली, लिखवा दिया आपने। फिर आपने लिखा कॉन्स्ट अगेन एबीसी इज इक्वल टू अहमद, क्लोज करवा दिया। कंसोल पर आ रहे हो आप देखो आपका ब्राउजर अब लोड हो रहा है, ये ऐसा ऐसा हैंगिंग के प्रोसेस पे जा रहा है। यहाँ पर क्या है, आपके पास एरर, एक एरर थ्रो हो गया। यहाँ पे कह रहा है वेरिएबल डॉट जेएस के अंदर एक एरर आ रहा है। सही है, एरर भी डिफाइन नहीं किया, बोल रहा है एरर आ रहा है वेरिएबल डॉट जेएस में, और आउटपुट कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट के कीवर्ड को यूज करते हुए आपने वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोबारा करवाया है। अब एक काम ये करता हूं, कॉन्स्ट का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट का वर्ड क्या होता है? एक ऐसी चीज जो कांस्टेंट है, एक बार यूज होगी। यहां से हटा दो इसको, कांस्टेंट हटाता हूं कुछ, यहां आता हूं, अभी भी एरर आ रहा है भाई। लेट जो परमिशन दे रहा था कॉन्स्ट, तो वो भी अलाउ नहीं कर रहा, कॉन्स्ट तो उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। कॉन्स्ट क्या कह रहा है? टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, के भाई अब आप नई वैल्यू कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन कर रहे हो, ये मैं परमिशन नहीं देता आपको करने की। तो डिफरेंट यूजेस में यूज होते हैं वार, लेट, कॉन्स्ट। वार 20 साल यूज हुआ, पुराने ब्राउजर्स में, पुरानी वेबसाइट्स पे वार ही लिखा हुआ है। बहुत सारी कंपनीज है वो कहती है अब हम क्या चेंज करें इसको, ऑलरेडी एक चीज हमने बनाई हुई रखी हुई, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए लगे हुए, क्या पूरा ट्रांसफॉर्म करें, हर जगह से हटाएं इसको? नहीं हटा सकते, बहुत लंबी हो जाएगी, एरर्स 10 थ्रो होंगे, बहुत मसले होंगे। तो वो जो चल रहा है चला रहे हैं। आप जो है वो काम करोगे कॉन्स्ट के साथ, लेट के साथ ज्यादा काम करेंगे, वार के साथ भी करेंगे। वार ऐसा नहीं है कि यूज होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वार यूज नहीं होता, वार यूज होता है। बहुत सारे केसेस हैं जिनमें वार यूज होता है। तो आगे आप जब जाओगे रिएक्ट जेएस वगैरह पे, तो वहां पे कॉन्स्ट का कीवर्ड ज्यादा यूज होता है। हम लोग कॉन्स्ट के थ्रू ही वहां पे फंक्शंस बनाते हैं, क्योंकि फंक्शन एक बार बनता है, फंक्शन को बार बार वहां नहीं बनाया जाता, कंपोनेंट्स में एक बार फंक्शन बनता है, वो मैं आगे जाके उसमें बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने इस तरह से क्या करवा दिया, वेरिएबल्स को डिफाइन करवा दिया। तीन तरह से मैंने बताया वेरिएबल्स आपके पास डिफाइन हो रहे हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि फर्स्ट प्रोग्राम में मैंने बता दिया कि आप यहाँ पे जो है वो डिफर और एसिंक के कॉन्सेप्ट को देख लो। और यहाँ पे मैं अगर एक काम ये करता हूँ, यहाँ पर मैं एसिंक लिख देता हूँ और कंट्रोल सी कंट्रोल भी करता हूँ, और इस वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ से एसिंक का कीवर्ड ही हटा देता हूँ, ताकि वो भी रिकॉर्ड में ऊपर रहे कि हमने एसिंक भी पढ़ा है। ठीक है, तो एसिंक और डिफर है और वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स वगैरह भी यहाँ पे मैंने बताया कि इनिशियलाइज आप डिक्लेयर करवाते हो, जस्ट वेरिएबल का नाम पास करवा के, इनिशियलाइज करवाते हो उसमें वैल्यू भी पास करवा के। एक होता है नाम बताना, एक होता है जो नाम बताया है उसमें आप कुछ पास भी करवाना। तो एक बॉक्स की तरह है, एक कंटेनर की तरह है, जिसमें सामान रखते हो आप ले जाके। फिर एक ही लाइन में डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जाता है, हम लोग एक ही लाइन में डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं, बहुत ज्यादा कोड को लेंदी नहीं करते।
तो एक ही लाइन में आप कर सकते हो। तीन तरह से, तीन कीवर्ड्स की मदद से आप वेरिएबल्स बना सकते हो, var की मदद से, let की मदद से, const की मदद से। var क्या कहता है कि इनिशियलाइज भी कर लो, डिक्लेयर भी कर लो, दोबारा कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, नई वैल्यू बस प्रिंट कर देगा ले जाके। let कहता है कि भाई आप जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, इनिशियलाइज दोबारा कर लो। const कहता है ना आप डिक्लेयर कर पाओगे ना इनिशियलाइज कर पाओगे। ये है इनके तीनों के डिफरेंसेस। तो ये पार्ट है, अब आप लोग ये देखो। तो बाकी फिर जो है वो आगे हम देखेंगे, आगे जो आने वाली अभी क्लासेस हैं उनमें हम जो है वो फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स और बाकी जो चीजें हैं जावास्क्रिप्ट की उनको देखेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पढ़ा, इसको पढ़ेंगे। कंसोल डॉट लॉग को पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट ये जो मैंने बताया था गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये डॉम का मेथड है, इसके बारे में बात होगी। तो इससे ज्यादा भी कंफ्यूज नहीं हो, इस पार्ट को बस आप लोग देखो। मैं जो है वो यहाँ से अनशेयर कर रहा हूँ।